देखो यार, हमें पता है कि हमारे घरों से बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में वेस्ट वाटर जनरेट होता है और उसका मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ये जो पानी होता है इसे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहा जाता है और उसे सीवेज भी कहा जाता है। तो इतना जो सीवेज जनरेट होता है वो जाता कहाँ है? डायरेक्टली हम रिवर्स में, स्ट्रीम्स में तो डंप नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें उसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, लेस पोल्यूटिंग बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको? हम करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ये जो ट्रीटमेंट होता है ना वेस्ट वाटर का, वो ना हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज वाटर में। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये 2 स्टेजेस में किया जाएगा। पहला स्टेज होगा प्राइमरी एंड दूसरा स्टेज होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। क्यों, ये हम जानेंगे बाद में। तो देखो, पहला हमारा जो ये ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट ये 2 स्टेजेस में किया जाता है। पहला एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें ना सिर्फ फिजिकल रिमूवल होता है। फिजिकल रिमूवल होता है इसमें पार्टिकल्स का। किसका फिजिकल रिमूवल होता है? पार्टिकल्स का। कौन से? स्मॉल या लार्ज? पार्टिकल्स का फिजिकल रिमूवल होता है। कौन से वाले? स्मॉल एंड लार्ज वाला। कैसे? थ्रू सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन मतलब पानी जब हम, मतलब कोई भी वेस्ट होता है तो अगर हम पानी को कुछ देर के लिए अगर हम उसको बिना डिस्टर्ब करे छोड़ेंगे ना, तो जो नीचे जमा होता है ना उसको सेडिमेंटेशन बोलता है उस प्रोसेस को। और जो नीचे जमा होते हैं ना उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। और फिल्ट्रेशन मतलब छानना, वो तो पता ही है, हम जैसे हर रोज चाय छानते हैं हमारी लाइफ में, राइट। और ये जो वेस्ट है ना, इसको ना स्टेजेस में रिमूव किया जाता है। पहले क्या करते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव किया जाता है बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल देखो, समझो यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले ऐसी छन्नी बिठाएंगे, बड़ी बड़ी वाली। इसमें क्या होगा? उसके नीचे छोटे छोटे पोर वाली छन्नी बिठाएंगे, मतलब इससे थोड़े कम छोटे पोर्स होने चाहिए इसमें। और इधर और भी छोटी छोटी छोटी, इधर और भी छोटी छोटी छोटी, ऐसे डिफरेंट साइजेस होंगे उस, मतलब वैसी छन्नी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से अगर वो वेस्ट वाटर आएगा ना, सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रिस। फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब देखो यार, नालियों का पानी मतलब सीवेज सिंपल भाषा में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, चप्पल, जूते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होगी ना, वो यहाँ पे ही अटक जाएगी, यहाँ पे अटक जाएगी और बाद में हम इसको ऐसे बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से जो बस इस छेद में से जो पास होगा ना, वही नीचे जा पाएगा। तो इसमें समझो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स, कार्डबोर्ड्स, ये सब चले गए इधर, मतलब यहाँ पे अटक गए, तो हम इनको बाद में निकाल देंगे। उसमें से छोटे छोटे वाले चले गए। समझो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे जो इसमें से पास हो गए, लेकिन वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, तो इधर छोटे छोटे पत्थर, पानी सिर्फ वही जाएगा। तो ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। मतलब हमने सीक्वेंस से पूरी फिल्ट्रेशन करी। पहले बड़े पार्टिकल्स को निकाला, फिर उससे छोटे वाले, फिर छोटे वाले, और बाद में बचेगा कुछ, तो हम देखेंगे उसको बाद में कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और इससे हमने क्या किया? जो फ्लोटिंग डेब्रिस था, जो मतलब पानी में तैर रही थी चीज़ें, वो वाली हमने निकाल दिया। तो ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हमने फ्लोटिंग डेब्रिस निकाला। और जो अभी यहाँ पे मैंने कहा था आपको, सॉइल, छोटे छोटे कंकड़, जिनको पेबल्स कहा जाता है, वो सारी नीचे आ गई। तो हम क्या करेंगे? इसमें के साथ पानी भी आएगा ना, नीचे पानी तो पास हो पाएगा, राइट। तो हम इसको ना कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, मतलब इसको हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो हेवी चीज़ है, सॉइल वगैरह, वो तो नीचे जमा हो जाएगी और पानी ऊपर जमा हो जाएगा। तो फिर ये जो नीचे रहेगा, तो फिर हम इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं ना। तो हम इस पानी को आगे पास करेंगे और जो नीचे रहा है उसको यही रहने देंगे और बाद में हम इसको निकाल डालेंगे। तो ये सॉइल और पेबल्स हमने किस मेथड से निकालिए? बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है। और अभी देखो, देखो ये जो जमा हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और ये जो पानी है ना ऊपर ऊपर, इसको बोलते हैं सुपरनाइटेंट, ठीक है। मतलब ये ऊपर ऊपर का जो भी पानी जैसा हिस्सा है, इसको बोलते हैं सुपरनाइटेंट। और ये जो नीचे जम गया है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज तो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे बाद में, ठीक है। और ये जो इफ्लुएंट है, जो सुपरनाइटेंट है, उसको इफ्लुएंट कहा जाता है। तो ये जो इफ्लुएंट है, इसको हम क्या करेंगे? ये कौन सा टैंक था? ये प्राइमरी टैंक था। इसको हम भेजेंगे सेकेंडरी टैंक में, सॉरी सेकेंडरी टैंक नहीं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इसको भेजेंगे। इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी टैंक इज सेंडेड टू अनदर टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे। तो यार देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर इसको ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो हमारा वाटर है ना, उसको हम भेज देते हैं, इफ्लुएंट को भेज देते हैं हम लोग एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या हो जाता है? एक एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर मतलब एक काइंड ऑफ रोटेटर होता है, और जिससे ये जो इफ्लुएंट है ना, वो कंटिन्यूअसली ऐसे
मैकेनिकली उसको हिलाया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, और इसके अंदर ना एयर भी पंप किया जाता है, मतलब इस एयर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर हम इसको मैकेनिकली एजिटेट करेंगे, इस मशीन को हम ऐसे घुमाएंगे, तो मतलब पूरा जो एयर है ना वो पूरे टैंक में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी क्या हो जाता है, इसमें ना माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। अगर एरोबिक माइक्रोब्स है मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर हम इस मैकेनिकल एजिटेटर के हिसाब से इसको पूरे टैंक में प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब वो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, राइट। और फिर वो जो एरोबिक माइक्रोब्स है ना, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, फ्लॉक्स तैयार कर जाते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि फंगल फिलामेंट के साथ मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो वो फ्लॉक्स तैयार करेंगे। फ्लॉक्स क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसके साथ फंगस का फंगल फिलामेंट्स मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। और देखो अभी ये इनको ग्रो करना है, और ग्रो करना है इनको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और ये क्या खाते हैं, ये माइक्रोब्स है ना मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, क्योंकि अभी यार ये ग्रो करेंगे तो इनको कुछ खाना भी तो पड़ेगा ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो वेस्ट वाटर है ना, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो खा जाते हैं, क्योंकि वो उनका फूड है, और ये खा के ये ग्रो कर जाते हैं। और इसी तरह से हमारा क्या फायदा हो रहा है कि जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर था, जो हमारे लिए वेस्ट था, वो खत्म हो रहा है, राइट। तो ये पूरा खा जाते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीओडी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी बीओडी तो देखो बीओडी क्या होता है, बीओडी के वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं 1 लीटर पानी में का पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए। फिर से बताती हूँ, बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बैक्टीरिया कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं कि उनको 1 लीटर, समझो ये वेस्ट वाटर, इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बैक्टीरिया 1 लीटर में के ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट इज बीओडी। मतलब अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज करने में उनको कितना ऑक्सीजन लग रहा है 1 लीटर वाटर में से पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म करने के लिए, उसे ही बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट किया जाता है, जब तक इसका बीओडी बहुत कम ना हो जाए तब तक। क्योंकि यार देखो, अगर बीओडी कम हो जाएगा, मतलब अगर ऑक्सीजन कम, अगर ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब इसके अंदर ज़्यादा वेस्ट है ना, तो ज़्यादा वेस्ट कंज्यूम करने के लिए इनको ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है। और समझो अगर बैक्टीरिया बहुत कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब उनको कम चीज़ें ऑक्सीडाइज करने पड़ रहे हैं, मतलब उस वाटर में कम वेस्ट है, मतलब कम ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब हमें तब तक इस वाटर को क्लीन करना है जब तक इसका बीओडी कम नहीं हो जाता। हम क्या बोलते हैं, बीओडी क्या है, इसका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बीओडी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो माइक्रोब लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीओडी वो बताता है कि वाटर में कितना वेस्ट है, मतलब कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है। मतलब बीओडी डायरेक्टली क्या बताता है कि ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन ले रहा है, और बीओडी इनडायरेक्टली क्या बताता है कि इसमें कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्योंकि अगर बीओडी कम है मतलब कम ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब कम ऑर्गेनिक वेस्ट है। अगर बीओडी ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है। मतलब ये डायरेक्टली बताता है कि कितना ऑक्सीजन ले रहा है, और बीओडी इनडायरेक्टली बताता है कि कितना ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उस पानी में, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग होगा वो वेस्ट वाटर। देखो बीओडी ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, मतलब ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि इसको इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म करना है, मतलब इसमें वेस्ट भी ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग वाटर होगा। मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हमने, मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हमारे पास 3 सैंपल ऑफ वाटर है, ए, बी एंड सी, इसका बीओडी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका बीओडी, इसका बीओडी थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड इसका बीओडी बहुत कम है। तो बताओ इसमें से ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है, लेक वाटर कौन सा है, और सीवेज वाटर कौन सा है। तो ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, बीओडी मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और उतना ज़्यादा उसमें वेस्ट प्रेजेंट होगा। मतलब बीओडी डायरेक्टली बताता है कितना ऑक्सीजन लेगा, और बीओडी डायरेक्टली बताता है कि उसमें कितना ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। मतलब बीओडी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब वेस्ट ज़्यादा है तो किसमें, ड्रिंकिंग वाटर, लेक वाटर, सीवेज वाटर में। तो सीवेज वाटर में सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट ज़्यादा है मतलब सीवेज वाटर। देखो इसमें बीओडी ज़्यादा है और इसमें बीओडी कम है। बीओडी कम मतलब ड्रिंकिंग, जैसे बीओडी कम मतलब उसमें वेस्ट कम होगा, मतलब ये क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर रहेगा। और इसमें बीओडी ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, मतलब ये रहेगा अपना लेक वाटर, क्योंकि इसमें वेस्ट थोड़ा सा कम है। तो इसको समझ के करो, जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों ले रहा है वो ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़्यादा ऑर्गेनिक वाटर और ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म करना है वाटर में से, राइट। देखो हम क्या पे थे, एरेशन टैंक में। एरेशन में हमने उसको तब तक रखा जब तक इसका बीओडी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता, और फिर जैसे इसका बीओडी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है फिर हम इस वाटर को ट्रांसफर कर जाते हैं सेटलिंग टैंक में।
सेटलिंग टैंक में क्या हो जाता है, इस वाटर को ना बिना डिस्टर्ब किए कुछ देर के लिए ऐसे इसको सेटल होने के लिए रख जाता है। तो इसमें जो हेवी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जो इसमें बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे वो हेवी होंगे ना पानी से, तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल करेंगे। इसलिए तो इसका नाम सेटलिंग टैंक है, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेडिमेंट होने के लिए रखा जाता है। और अभी ये सेडिमेंट है, मतलब देखो यार इसमें से ऑर्गेनिक वाटर पूरा खत्म हो गया है, मतलब इसमें अभी ये बहुत ज़्यादा जो नीचे सेडिमेंट हुए हैं ना बैक्टीरियल फ्लॉक्स, इनको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसमें से जो कुछ एक्टिवेटेड स्लज है ना, स्मॉल पार्ट क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं एरेशन टैंक में, स्मॉल पार्ट जो कि यहाँ पे इनोकुलम की तरह सर्व करता है। इनोकुलम मतलब स्टार्टर, मतलब अगर इसमें हमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल भी तो ग्रो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थोड़ी ना कि ऐसे थोड़ी ना कि बैक्टीरिया ऑटोमेटिक पैदा होंगे, उसके लिए पैरेंट बैक्टीरिया भी तो लगेंगे ना। तो इसमें से जो छोटा सा पार्ट है इसको हम इधर भेज देते हैं, ताकि ये उसमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो वेस्ट वाटर आएगा उसमें ये और ज़्यादा ग्रो कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके। और इसमें से जो लार्ज पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, इसको हम भेज देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। देखो ठीक है, इसमें से जो छोटा पार्ट इसमें बस सेटल होने देते हैं, और इसमें जो अपना एक्टिवेटेड स्लज होता है ना, उसका छोटा पार्ट एरेशन टैंक में भेज जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट भेज जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। देखो नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक, और ये बैक्टीरिया कैसे थे, एरोबिक। एनारोबिक में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अगर हम एरोबिक को इधर एनारोबिक में डालेंगे तो ये आपको क्या लगता है सर्वाइव कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनारोबिक क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ना एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इन एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ये आ गया ना, ये फूड की तरह काम करते हैं। जो अपने एरोबिक बैक्टीरिया थे ना, इन एनारोबिक के लिए फूड की तरह काम करते हैं। और ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे ना, जो इस स्लज डाइजेस्टर में प्रेजेंट थे, उनको और ये जो फंगाई थे उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब ये जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनएरोबिक बैक्टीरिया थे, वो इन एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगाई के मेश लाइक स्ट्रक्चर थे ना, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं और इनको खत्म कर जाते हैं। और जब ये डाइजेस्ट करते हैं ना, ये क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस कौन सा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। जब ये एनारोबिक बैक्टीरियाज इन एरोबिक बैक्टीरियाज और फंगाई के मेश लाइक स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन कौन से गैस होते हैं, मीथेन होता है, H2S होता है एंड CO2 होता है। और इन सबको मिला के हम बोलते हैं बायोगैस। और बायोगैस को हम किस तरह यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनफ्लेमेबल है, मतलब इसमें हम आग लगा सकते हैं और इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो ये एनारोबिक था। एनारोबिक वाटर को हम कहाँ भेज देते हैं, फिर इसको रिवर में भेज देते हैं। रिवर में भेजेंगे तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और ये एनारोबिक है, और अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनारोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे। हो गया खत्म, इतना ही था।